जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एंड ग्रेजुएट लेवल दोनों पोस्ट पर फॉर्म को कैसे भरना है उसके बारे में, जहां पर आपको दर्शन से लेकर प्रिंट तक पूरी जानकारी दी जाएगी लेटेस्ट अपडेट के साथ में। मैं आपके लिए समय समय पर यहां पर आरआरबी एनटीपीसी के फॉर्म फिलअप की वीडियो लेकर के आ रहा हूं, जहां पर जो भी अपडेट आता है वो आपको बताया जाता है, जो प्रॉब्लम्स आती है उनका सोल्यूशन आपको दिया जाता है। आप चैनल के ऊपर देख भी सकते हैं कि यहाँ पर सभी आरआरबी के अपडेट आपको दिए गए हैं। तो अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। अब मैं आपको यहाँ पर शुरू से लेकर आखिर तक फॉर्म का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। जिस पॉइंट पर आपका जो सवाल डाउट है वो क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी, और अगर ना हो तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है, ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी। इसमें अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल के लिए टोटल 11,558 पोस्ट है। एंड अगर बात करें कि जो ग्रेजुएट लेवल है उस पर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए लास्ट डेट क्या है, और फिर अगर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए लास्ट डेट क्या है। यहाँ पर दोनों की लास्ट डेट दी गई है। ग्रेजुएट लेवल पर अप्लाई करने के लिए जो आपकी लास्ट डेट है वो आपकी 13 अक्टूबर 2024 है, और अगर आप अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th लेवल पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी लास्ट डेट फॉर्म भरने की 20 अक्टूबर 2024 है। तो ये सभी इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने आरआरबी की वेबसाइट आ जाएगी। यहां पर आने के बाद में अगर आप फ्रेशर है तो आप यहां पर क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर नोट करके बोला है कि अगर आपने 2024 के अंदर इस वाली वेबसाइट का इस्तेमाल करके आरआरबी का कोई भी फॉर्म भरा है या फिर आरपीएफ का फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ है, आपको नया रजिस्ट्रेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पुराने इन्फॉर्मेशन का ही इस्तेमाल करके लॉगिन कर लेंगे। और उसके लिए आप यहां पर होम पेज पर आकर के ऑलरेडी हैव एन अकाउंट यहाँ पर क्लिक करके आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे, ये कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। पर गाइज अगर आप फ्रेशर है तो फिर तो आपको यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करना है। इसके लिए सबसे पहले कंट्री ऑफ नेशनलिटी में आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे। फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जो भी आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग है वो आपको यहाँ पर डालना है। उसको दोबारा से डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है। अगर आपने 10वीं के बाद में आपका नाम बदला है तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। पहले ईयर, फिर यहाँ से आपका जो भी मंथ है वो, और उसके बाद में डे, एंड देन उसको दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेंगे। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, उसको दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। फिर फादर नेम डालेंगे, फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद मदर नेम डालना है, मदर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर आता है आपका आधार कार्ड का नंबर, तो आप आधार कार्ड नंबर डालिए और वेरीफाई यूजिंग आधार इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप आई डू नॉट हैव आधार कार्ड इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आई डू नॉट हैव आधार कार्ड इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, और फिर इनमें से कोई भी एक आईडी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। एंड देन उसका जो भी नंबर है वो यहाँ पर डालना है। इश्यूइंग अथॉरिटी बतानी है कि कौन सी अथॉरिटी के द्वारा आपका ये आईडी जारी हुआ है और कहाँ से जारी हुआ है, उस स्थान का नाम भी आपको देना होगा। पर अगर आपके पास आधार है तो फिर आपको ये देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आप यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे और जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा जो कि आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर नंबर डालेंगे सेम वे में, और मोबाइल वाला जो ओटीपी है वो जनरेट करेंगे और उसको यहाँ पर डाल देंगे। एंड देन आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड के अंदर आपके इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, साथ ही साथ कोई एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड बना लेंगे और फिर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। एंड देन एक कैप्चा कोड डाल करके प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने जो भी इंफॉर्मेशन आपने भरी रजिस्ट्रेशन के समय वो आएगी, और आप जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो आप उसको सबमिट कर देंगे। क्योंकि मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है इसलिए मैं यहाँ पर होम के ऊपर आकर के ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करके अपना रजिस्टर्ड नंबर और पासवर्ड यहाँ पर डालता हूँ, और फिर कैप्चा कोड डालने के बाद में लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ। और आपको भी ऐसा ही करना है। अब गाइज यहाँ पर मैं आपको एक स्पेशल जानकारी दे रहा हूँ जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो गाइज जैसे कि आपकी आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल की वैकेंसी शुरू हो चुकी है, फॉर्म शुरू हो चुके हैं। तो गाइज उसके लिए आपको कहाँ से प्रिपरेशन करनी है वो आपको बताया जा रहा है। तो आप एग्जाम दौर का ये यहाँ पर नोट्स खरीद सकते हैं, जो कि अंडर ग्रेजुएट की जो पोस्ट है उनकी प्रिपरेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं। और कोई इसका इतना बड़ा वैल्यू भी नहीं है, सिर्फ आप इसको 59 रुपए में खरीद सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ 59 रुपए में। और इसमें आपको कनिष्ठ लिपिक सह टंकक लेखा लिपिक यानी कि जो भी पोस्ट है वो सभी कवर की गई है। साथ ही साथ इसमें यहाँ पर आपके बेस्ट क्वेश्चन को तैयार किया गया है, और आपको बोला है कि रेल
रेलवे के गत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों पर आधारित इसको तैयार किया गया है। काफ़ी मेहनत से इसको तैयार किया गया है। इसमें 3500 से प्लस अधिक प्रश्नोत्तर का संग्रह है और इसका जो प्राइस है वो मैं आपको बता ही चुका हूं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसको बाय करने का लिंक दिया है। यहाँ पर गाइज आप इसके जरूर लीजिएगा, क्योंकि चाहे आप कहीं से भी प्रिपरेशन करें, किसी भी बैच से, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन वाली, ये उसमें 4 चांद लगा देगा अगर आप इसको अलग से परचेज करके इस वाले PDF को प्रिपेयर कर लेंगे। अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो आपके अच्छे खासे नंबर तो बन ही जाएंगे। और बाकी जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो करते रहिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसको बाय करने का लिंक दिया है। ज़्यादा कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि कहीं से भी नॉलेज मिले उसको इकट्ठी करनी है, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलेगा। तो जाइए इसको बाय कर लीजिए, कोई सवाल डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अब लॉगिन करने के बाद में आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। अभी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ आपकी अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th लेवल की पोस्ट देखने को मिल रही है और नीचे आपकी ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट देखने को मिल रही है। तो दोनों पर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको जिस पर भी पहले अप्लाई करना है वही आप यहाँ पर उसका जो RRB है वो सिलेक्ट करिए, यहाँ पर टिक कीजिए और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर आगे की जानकारी भर लीजिए, जो कि मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। और जब आप यहाँ पर एक लेवल की पोस्ट को भर ले, फिर से आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन के ऊपर आना है एंड देन फिर आपको जिस दूसरे लेवल की पोस्ट पर अप्लाई करना है, जिसकी ग्रेजुएट अगर आपने ग्रेजुएशन भी की है, तो फिर आप सेम तरीके से यहाँ पर अपनी जो RRB है उसको सिलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर टिक करेंगे एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। यानी कि एक एक करके आपको फॉर्म को भरना है और आपको यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि जब आप पहली बार कोई फॉर्म भरेंगे, जैसे कि चाहे वो ग्रेजुएट लेवल का हो या फिर 12th लेवल का हो, तो जो आप वहाँ पर इन्फॉर्मेशन भर देंगे वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। सेकंड टाइम में सिर्फ आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी एक्स्ट्रा ऐड करनी है, बाकी कुछ और चीज़ आपको ऐड नहीं करनी है। अभी यहाँ पर मैं 12th लेवल पर अप्लाई करके दिखा रहा हूँ और इसी में यहाँ पर ग्रेजुएट की इन्फॉर्मेशन भी मैंने ऐड करके आपको दिखाऊंगा। तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब लॉगिन करने के बाद में आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अभी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन पर क्लिक करेंगे और आपको ऊपर की तरफ जो आपकी अंडर ग्रेजुएट कैटेगरी के अंदर वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। तो पहले आपको यहाँ पर आपका RRB सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप RRB सिलेक्ट कर ले, फिर आपको यहाँ पर टिक करना है एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। गाइज क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले से फॉर्म भर करके रखा है तो मेरी जानकारी यहाँ पर फैच कर ली गई है। और अगर आप फ्रेशर है तो आपको यहाँ पर ये सभी जानकारी भरनी होगी, जो कि मैं अभी आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो मैरिटल स्टेटस आप बताएंगे कि आप अनमैरिड है या फिर मैरिड है, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपका रिलीजन क्या है, वो जो भी है आपका रिलीजन इनमें से वो आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद सवाल है कि डू यू विश टू अवेल फी एग्जाम्शन, यानी कि जो SC ST को फी एग्जाम्शन मिलता है, यानी कि जब उनका टियर फर्स्ट होगा तो उनको उसके बाद में सारी फीस वापस कर दी जाएगी। तो क्या आप वो लेना चाहते हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। मदर टंग यानी कि मातृभाषा आपकी कौन सी है, जो आपकी लोकल लैंग्वेज है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर है चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, एग्जाम की लैंग्वेज आप क्या रखना चाहते हैं, किस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा और बाद में फिर आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे एंड फिर आपको इसी लैंग्वेज में आपका पेपर देना होगा। परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, पर अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई ऐसा मार्क नहीं है। और ध्यान दीजिए कि जो प्राइवेट पार्ट की जगह होती है वहाँ पर अगर कोई मार्क है तो उसके बारे में आप नहीं लिखे तो बेहतर है। कोई ओपन जगह जो है वहाँ पर कोई ऐसा परमानेंट मार्क है, बर्थ मार्क या किसी भी तरह का, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ना हो तो नो मार्क लिख दीजिएगा। फिर सेकंड, अगर एक से ज़्यादा मार्क है तो सेकंड मार्क लिख दीजिए, नहीं तो आप इसमें नो मार्क लिख सकते हैं। फिर आती कम्युनिटी डिटेल्स यानी कि कास्ट कैटेगरी की जानकारी। तो आपकी जो भी कास्ट है जैसे कि जनरल, SC ST OBC EWS जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपकी जो भी कास्ट है उसका नाम भी आपको लिखना है, सर्टिफिकेट नंबर डालना है और ये आपका सेंट्रल का बना होना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट के सवाल आते हैं कि कौन सा स्टेट का चलेगा या सेंट्रल का, तो सेंट्रल का बना होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास अभी स्टेट का है, सेंट्रल का नहीं है, तो आप एक काम करें, इसमें कुछ भी जानकारी भर दीजिए, कुछ भी भर दीजिए और अभी आपका जो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनना दे दीजिए, क्योंकि इसमें जब एडिट होंगे वो कम से कम 25 अक्टूबर तक होने वाले हैं। तो इतने टाइम के अंदर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बन करके आ जाएगा और जब एडिट शुरू होंगे तो आप यहाँ पर वो जानकारी एडिट कर लीजिएगा, जो कि आपके सर्टिफिकेट बनने के बाद में आएगी। यानी कि यहाँ पर अभी कुछ भी भर दीजिए, रैंडम कोई भी नंबर, और बाद में इसको सही कर लीजिएगा एडिट के टाइम में, क्योंकि ये एडिट
हो जाता है, तब तक आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। अब आता है इश्यूइंग अथॉरिटी, इनमें से किस अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है। बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं कि सर मेरा तहसीलदार, नायब तहसीलदार ने जारी किया तो मैं क्या सिलेक्ट करूं, तो उनको तालुका मजिस्ट्रेट सेलेक्ट करना होगा जिनका सर्टिफिकेट तहसीलदार या नायब तहसीलदार ने जारी किया है। और अगर आपके जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर अलग से लिखा हुआ है पोस्ट का नाम, तो आप वो यहाँ पर इसमें से जो भी पोस्ट है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। एक होता है रेवेन्यू ऑफिसर नोट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, तो ये अलग से पोस्ट होती है। तहसीलदार और नायब तहसीलदार के लिए आपको तालुका मजिस्ट्रेट ही सिलेक्ट करना होगा। फिर आती है इश्यूइंग स्टेट, कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, किस स्टेट में जारी हुआ है वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर जो रेल ट्रेवल पास फ्री मिलता है क्या आप उसको लेना चाहेंगे, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। नियरेस्ट यानी कि नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। आप कुछ कैंडिडेट का सवाल होगा कि सर अगर मैं इसमें कुछ भी जानकारी भर रहा हूँ और मेरे पास तो ना स्टेट का सर्टिफिकेट है ना सेंट्रल का, और मैंने फिर भी यहाँ पर कुछ भी जानकारी भर दी, तो मैं क्या अपलोड करूँ। तो आप यहाँ पर इसमें कोई भी रैंडम डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए, क्योंकि जब इसमें एडिट शुरू होंगे तब तो फिर आपको इसको अपडेट करना ही है, और ये अपडेट उस वक्त हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। ये मैंने आपको एक अलग से जानकारी इसलिए दी ताकि आपका वेस्ट ना जाए। इतना समय आपने वेट किया है वैकेंसी के लिए और आप इस कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से फॉर्म को छोड़ दे, तो ऐसा मैं नहीं चाहता। मैंने इसका एक हैक ट्रिक जो भी है वो बता दिया है। अब आते हैं आपका पोस्टल एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप भरेंगे। पहले आपकी स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर डाल देंगे। विलेज, टाउन, सिटी क्या एप्लीकेबल होती है आपके एड्रेस पर वो आप लिख देंगे और आपका पिन कोड भी डाल देंगे। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर टिक करिए, और अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। फिर आप सेव करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर अदर डिटेल के अंदर कुछ सवाल पूछे, जैसे कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस करिए, नहीं तो उसको नो ही रहने दे। अगर आप यहाँ पर विकलांग है तो इसमें यस करें, नहीं तो आपको यहाँ पर भी नो रहने देना है। और अगर आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम है और आपको स्क्राइब चाहिए उसके लिए, तो आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर दीजिए। अगर आप ईबीसी सर्टिफिकेट यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट है तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक एम्प्लॉय है इंडियन रेलवे के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर करंट एम्प्लॉयमेंट क्या है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करें वो सेलेक्ट करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर तो वो, अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर काम करें तो वो, और अगर आप अभी बेरोजगार है तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर आपको बैंक डिटेल देनी है रिफंड के लिए, जो कि आपको टियर फर्स्ट का एग्जाम देने के बाद में रिफंड की जाएगी। और यहाँ पर अब आप आपका अकाउंट होल्डर नेम देंगे, यानी कि जिस नाम पर बैंक अकाउंट है उसका नाम, अकाउंट का नंबर, फिर यहाँ पर आप दोबारा नंबर डाल करके कंफर्म कर देंगे, एंड देन आईएफएससी कोड डालेंगे जो कि आपको आपकी पासबुक के ऊपर मिल जाएगा। और जैसे आप आईएफएससी कोड डाल करके कंफर्म करेंगे तो बैंक का नाम और एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप सेव करेंगे एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी, तो यहाँ पर 10th की जानकारी आपको पहले देनी होगी, आपको आपकी स्टेट बतानी होगी, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट की कहाँ से आपने आपकी 10वीं की है, फिर आपके बोर्ड का नाम, किस डेट में रिजल्ट जारी हुआ था वो डेट, अगर आपको एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है तो जो आपकी मार्कशीट के ऊपर डेट है मार्कशीट जारी होने की वो भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। आपका 10th का रोल नंबर और फिर 10th का जो सर्टिफिकेट है वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। एंड उसके बाद में आप यहाँ पर आपकी जो सेकंड क्वालिफिकेशन है यानी कि 12th वो आप सेलेक्ट करेंगे। एंड फिर आपको यहाँ पर बताना है, डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली यही रहेगा, स्टेट बतानी होगी, डिस्ट्रिक्ट, फिर आपके बोर्ड का नाम, डेट ऑफ रिजल्ट ऑफ डिक्लेरेशन वो, और आपसे पूछे कि क्या आपको यहाँ पर टाइपिंग प्रोफिशिएंसी यानी कि टाइपिंग आती है हिंदी या इंग्लिश के अंदर कंप्यूटर पर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर 12वीं की परसेंटेज कितनी थी वो डाल देंगे और फिर आप इसको यहाँ पर सेव कर देंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर अगर आपके पास डिग्री भी है और आपको फिर ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट है उन पर भी अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन के सेक्शन में बैचलर डिग्री भी अभी सेलेक्ट करके उसकी जानकारी भर दे। आप यहाँ पर बैचलर डिग्री सेलेक्ट करें, डिसिप्लिन में बैचलर डिग्री, सब स्ट्रीम आपका क्या है जिसकी कोई डिसिप्लिन है तो जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। ये लिखने के बाद में आपको स्टेट बतानी है जहाँ से आपने की है, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट जहाँ से आपने आपकी क्वालिफिकेशन की है, फिर आपको नेम ऑफ कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने किया उस कॉलेज का नाम या फिर यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर जो आपका डेट ऑफ डिक्लेरेशन रिजल्ट है वो आप यहाँ पर देंगे, यानी कि कब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था उसकी डेट बताएंगे। अगर आपको एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है तो जो आपकी डेट मार्कशीट के ऊपर लिखी हुई है वो डेट भी आप यहाँ पर इसमें भर सकते हैं। ये भरने के बाद में गाइज आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये क्वालिफिकेशन की जानकारी भी आपकी ऐड हो जाएगी। भले ही आप 12th लेवल की पोस्ट पर अभी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जब आप इसमें डिग्री लेवल की पोस्ट पर अप्लाई करेंगे यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन पर आकर के सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए तो आपको डिग्री की जानकारी दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप उसको अपडेट करना चाहे कर सकते हैं और फिर आप यहाँ पर कुछ भी जानकारी बस इसमें छोटी मोटी जानकारी भरनी है क्योंकि आप ऑलरेडी सभी जानकारी
अभी भर चुके हैं। तो आप यहाँ पर आगे अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आती है अपलोड डॉक्यूमेंट की जानकारी। जो डॉक्यूमेंट आपने अभी तक अपलोड किए जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट और आपका 10th का सर्टिफिकेट, वो आप व्यू के ऊपर क्लिक करके व्यू भी कर सकते हैं कि सही से अपलोड हुआ भी है या फिर कोई कुछ और तो यहाँ पर नहीं शो हो रहा है। फिर आप फोटो एंड साइन अपलोड करेंगे। यहाँ पर फोटो अपलोड करने का जो सैंपल है कि किस तरह का फोटो एक्सेप्ट होगा वो आपको बताया है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने फोटो को लेकर के एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसमें कि मैंने अच्छे से बताया है कि फोटो एंड सिग्नेचर का साइज कैसे बनाना है, किस वेबसाइट का इस्तेमाल करना है, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो आप एक बार ये वीडियो वॉच कर लीजिएगा, जो कि अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक ओपन करेंगे तो ही आप यहाँ पर आ पाएंगे। तो इस वीडियो को अच्छे से वॉच करेंगे तो पता चल जाएगा कि किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और फिर उसमें बताया भी है कि कैसे आपको फोटो बनाना है, चाहे आप फॉर्म मोबाइल से भर रहे हैं या फिर कंप्यूटर से। तो एक बार वो वीडियो वॉच कर लीजिएगा और फिर उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आपका फोटो बना करके अपलोड कर देंगे। एंड जैसे ही फोटो साइन आप अपलोड करेंगे देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह से प्रेफरेंस देने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप ग्रेजुएट लेवल पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएट लेवल पर जो प्रेफरेंसेस के ऑप्शन है वो मिलेंगे, और अगर आप अंडर ग्रेजुएट की पोस्ट पर अप्लाई करें तो आपको उसके ऑप्शन मिलेंगे। बेसिकली उसी के आधार पर आपको यहाँ पर ये प्रेफरेंस दी गई है। अब आपको किसको किस नंबर पर रखना है वही आप पहले पर क्लिक कीजिएगा। जिसको आपको पहले पर रखना है उसके ऊपर आपको पहले क्लिक करना होगा और फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे। उसके बाद में पहले इसमें आपको बताना कि कहाँ से आपने इस फॉर्म को भरा है, और फिर गाइज यहाँ पर टिक करेंगे। उसके बाद में प्रीव्यू एप्लीकेशन, यानी कि जो भी जानकारी आपने अभी तक भरी है उन सभी को आप चेक करेंगे। प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद पूरा फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने आएगा। अच्छे से जानकारी को एक करके समय लगा करके चेक कर लेना है। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तभी आप यहाँ पर नीचे टिक कीजिएगा और उसके बाद में आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको फिर से बोला है कि अगर आपने एक बार फॉर्म सबमिट कर दिया तो आपको करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो फिर आपको एक फीस देनी पड़ती है। इसलिए आप यहाँ पर अच्छे से टाइम लगा करके सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे आप सबमिट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर देखने को मिल रहा है और साथ ही फीस का अमाउंट भी आपके सामने है। आप यहाँ पर नीचे किस माध्यम से फीस को जमा करना चाहते हैं, पे विद रेजर पे विद पेयू, कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर ले और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट के ऑप्शन आ जाएंगे। आप आपकी एप्लीकेशन फीस इनमें से किस भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर पाएंगे। जैसे ही फीस जमा होगी आपको फिर से इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था, और आप आपके फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अगर कोई एरर आ जाए पेमेंट करने में तो फिर से आप आरआरबी की वेबसाइट के ऊपर आकर के लॉगिन करके आपके एप्लीकेशन हिस्ट्री के सेक्शन में जाकर के अपने फॉर्म का प्रीव्यू या फिर उसका जो भी स्टेटस है वो देख सकते हैं। तो इस तरह से गाइज आप लोग इस फॉर्म को भरेंगे। आई होप आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।